नमस्कार मित्रों, सनातन को जानो यात्रा में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज जो विषय लेकर चलेंगे वो है पेरियार द्वारा जो बातें कही गई हैं कि हनुमान एक काल्पनिक पात्र था और वह उड़ कैसे सकता था। और दूसरी बात यह कि जब लक्ष्मण पर शक्ति लगी तो कैसे वह पूरा हिमालय पर्वत उठा कर ले आया। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ये वास्तव में एक काल्पनिक कहानियाँ हैं या इनका वास्तविकता से कोई संबंध है। तो आइए चलते हैं सनातन के वास्तविक ज्ञान की ओर। जैसा कि हमने शुरू से कहा है कि सनातन को जानो यात्रा की हमने जो स्थापना करी है, इसका उद्देश्य है कि आम सनातनियों तक सनातन का वास्तविक ज्ञान ही पहुँचे और तमाम तरह के जो पाखंड फैलाए गए हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें कि कोई स्वयं को कबीर का अवतार बता रहा है, जैसे रामपाल, सब अवतार बने बैठे हैं। इसलिए ऐसे मूर्खता वाली बातों से दूर रहते हुए सनातन को जीवन रहते जान लेना अति आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं कि पेरियार ने किस प्रकार सनातनी चरित्रों को लेकर मूर्खता फैलाई है और धीरे धीरे इन सभी तरह के भ्रमों से पर्दा उठाया जाएगा। तो आज बात करेंगे कि जो पेरियार द्वारा कहा गया है यह पूर्णतया झूठ है और उनकी नासमझी की ओर संकेत करता है। जहाँ तक हनुमान की बात है तो हनुमान और मंगल की ऊर्जा को समझना अति आवश्यक है, जो कि सामान्य मस्तिष्क के स्तर से बहुत ही ऊपर की बात है। हनुमान और मंगल की ऊर्जा ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हनुमान एक चित्रण है और मंगल की ऊर्जा एक चरित्र है। इसलिए हमने शुरू से कहा है कि सनातन में जो कहानियाँ हैं उन्हें चित्र और चरित्र के रूप में समझने की आवश्यकता है, तभी हम इसकी वास्तविकता की ओर बढ़ेंगे। अन्यथा कोई भी आएगा और हमें मूर्ख कहकर चलता बनेगा। इसलिए अगर वास्तविकता से हम समझेंगे तो ही हम सामने वाले को स्वयं को मूर्ख बनाने से रोक पाएंगे और जो हमको मूर्ख साबित करने चले आ रहे हैं उन्हें ही उल्टा मूर्ख साबित कर सकेंगे। जैसा कि हमने अपने इस वीडियो के और पिछले कई वीडियो के माध्यम से पेरियार स्वामी को एक मूर्ख साबित करके छोड़ा है और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। वो किसी भी तरह का ढोंग पाखंड हो या किसी के भी द्वारा लिखा गया हो, उसे ढोंगी या पाखंडी सिद्ध करने में देर नहीं की जाएगी, ना इसमें कोई पक्षपात होगा। तो जिस प्रकार पेरियार ने कहा कि लक्ष्मण को जब शक्ति लगी थी तो श्रीलंका में हकीम द्वारा जब उसका लक्ष्मण की जो शक्ति थी उसका उपचार एक हिमालय की जड़ी बूटी द्वारा होना बताया गया था और हनुमान उस पूरे हिमालय पर्वत को ही उठाकर लाते हैं और उस लक्ष्मण का जो मूर्छा होती है उसका उपचार सुनिश्चित होता है। तो आइए इस कहानी के पीछे का वास्तविकता क्या है इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, वास्तव में जो इस पर यह बात की गई है इसमें बताना उचित होगा कि जो हनुमान है वो आरोग्य कारक है, मंगल की ऊर्जा आरोग्य कारक है और किसी भी रोग का जो प्रारंभ होता है वो मंगल के अनुपस्थिति के कारण ही होता है। जैसा कि देखने में आता है, चाहे आज का मानव हो या पूर्व काल का, कहीं ना कहीं मंगल दोष से पीड़ित होने पर ही उसके अंदर बीमारियों का बढ़ावा और उसकी बढ़ोतरी होती रही है। इसका ही एक उदाहरण लक्ष्मण पर जो शक्ति का प्रयोग है इस पर देखने में आता है, क्योंकि लक्ष्मण पर शक्ति का प्रयोग किया गया था और जो दोष थे उसके शरीर पर उत्पन्न हो गए थे, क्योंकि उसके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बेहद ही कम हो गया था और उसके चक्रों को तोड़ दिया गया था, जिसका कि उपचार हनुमान को बताया गया कि उसे हिमालय
पर्वत पर उत्पन्न होने वाली एक जड़ी बूटी लाना पड़ेगा, जिससे कि उसका उपचार होगा। तो यहाँ पर यह काल्पनिक दर्शाया जाता है कि एक इंसान पूरे हिमालय पर्वत को अपने हाथ पर उठाकर कैसे ला सकता है। तो आइए इसे समझते हैं कि जो यहाँ पर कहानी का चित्रण है, उसमें हनुमान, जो कि एक मंगल की ऊर्जा है, वह ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र में विराजमान है, लेकिन जागृति के अभाव में वह सुषुप्त अवस्था में है। यह हम पिछले भी वीडियो में बता चुके हैं। तो जब अगर उस ऊर्जा को जागृत करना है, तो हमें सनातन के उच्च स्तरों की ओर की यात्रा प्रारंभ करनी होगी। उसके बिना यह ऊर्जा हमारे पास उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए जब लक्ष्मण को शक्ति लगी, तो उनके जो मूलाधार चक्र था, उसको जागृत करने का प्रयास हनुमान से किया गया, और राम द्वारा हनुमान का आह्वान किया गया, और उसे उपचार के रूप में जो हिमालय पर्वत की जड़ी बूटी लाना चित्रित किया गया है। उसका अर्थ यह है कि जो कि मंगल की ऊर्जा है, उसमें सभी रोगों का उपचार मौजूद होता है। इसलिए जो मूलाधार से उठती हुई ऊर्जा है, उसने लक्ष्मण को सभी रोगों से मुक्त किया, और उनकी जो मूर्छा थी, उससे उनको निदान दिलाया। यहाँ पर इस कहानी को चित्रित दूसरे अर्थ में किया गया है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ छुपा लिया गया है। इसलिए इसे कल्पना कहना बिल्कुल ही मूर्खता है, और यह हमने प्रमाणित किया कि यह जो कहानी है, यह वास्तविकता से परे नहीं है। हाँ, यह अवश्य हो सकता है कि चित्रण के रूप में यह कहानी काल्पनिक लगे, लेकिन जब इसके गहरे अर्थों को जानने का प्रयास हम करते हैं, जो कि केवल सनातन के उच्च स्तरों द्वारा ही संभव है, तो हम पाते हैं कि यह कहानी मूर्खता नहीं है और न ही झूठ है। यह पूर्णतया सत्य बात है, और इसे माना ही जाना चाहिए। लेकिन आज मूर्खों द्वारा केवल किताब में लिखी हुई बातों को, कुछ ग्रंथों में या वेदों में लिखी हुई बातों को अपने अनुसार समझना और उसका आकलन करना बेहद ही मूर्खतापूर्ण बात है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया कि हम 10 किताबों को पढ़कर जो ज्ञान लेते हैं, वह एक पेज पढ़कर भी लिया जा सकता है, लेकिन वह दृष्टि, वह स्तर होना असंभव सा है, और प्राप्त करने योग्य शीघ्रता में नहीं होता है। इसलिए पेरियार जैसे लोग कई किताबों को पढ़कर सोचते हैं कि उन्हें ज्ञान की वास्तविकता का पता चल जाएगा, जबकि ज्ञान समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। जानकारियाँ हमें कहीं से भी प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन ज्ञान का एक स्तर ही होता है। जब तक वो स्तर हमारे पास नहीं होता, तब तक हम ज्ञान को समझने योग्य नहीं होते हैं। इसीलिए आज कई बड़े-बड़े विद्वान और ओशो जैसे प्रोफ़ेसर भी सनातन के ज्ञान को जानने में असमर्थ ही रहे। भले ही उन्होंने 1 लाख से ऊपर किताबों का अध्ययन किया, लेकिन उसे समझने का जो स्तर था, वो उनके पास नहीं था। इसलिए हम सनातन को जानो यात्रा में स्तर की बात पहले करते हैं, और जानकारी की बात बाद में, क्योंकि जानकारी बढ़ाने के लिए समय व्यर्थ होता है, जबकि अगर हमारे पास एक उपयुक्त और सर्वश्रेष्ठ स्तर मौजूद होता है, तो हमें जानकारियों को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सारा ज्ञान स्वतः ही प्रस्फुटित होता है और हमारे द्वारा प्रचारित भी होता है। इसलिए ऐसे तर्कपूर्ण होते हुए भी मूर्खता वाले बातों को अपनाना ज़रूरी नहीं है, और सनातन की वास्तविकता को समझे बिना किसी भी लेखक द्वारा या किसी भी बड़े हस्तियों द्वारा जो आकलन किया जाता है, उसे सत्य मान लेना मूर्खता से ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे और भी वीडियो पर इसी तरह के वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, और भी जानकारी और भी ज्ञान को लेकर। तो तब तक के लिए चलते हैं। नमस्कार।